गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे बेटा प्रतिरक्षियों के प्रकार, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी 5 प्रकार की होती है जिनके बारे में हमने कल पढ़ा कि प्रतिरक्षियों को यूनानी भाषा में प्रदर्शित किया गया है, जिन्हें अल्फा, गामा, डेल्टा, माइक्रो, एप्सिलॉन। प्रतिरक्षियाँ एक प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है और प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन या आईजी से व्यक्त किया जाता है। तो इन प्रतिरक्षियों के क्या कार्य है, उन कार्यों के बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। प्रतिरक्षी संरचना कैसी होती है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करें प्रतिरक्षियों के कार्य, और कार्य आप नोट कर लें। इनमें से एक कार्य आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आपने कल प्रतिरक्षी पढ़ी आईजीजी यानी आईजी गामा इम्यूनोग्लोबिन गामा, आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन माइक्रो, आईजीए इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, आईजीई इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन और आईजीडी यानी इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा। तो आज हम पहले इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। तो आप टॉपिक डालें प्रतिरक्षियों के कार्य। नंबर 1, पहले टॉपिक डालें प्रतिरक्षियों के कार्य, और इसमें यह भी आएगा कि प्रतिरक्षी कहाँ पाई जाती है, क्या इसका कार्य है। दोनों चीज़ मैं एक साथ आपको नोट डाउन करवा दूंगा। तो नंबर 1 आप लिखें। नंबर आप पहला लिखें आईजीजी यानी प्रतिरक्षी गामा, प्रतिरक्षी गामा। इसमें आप लिखें, एक लाइन लिखना इसमें आईजीजी एकमात्र प्रतिरक्षी है। आईजीजी एकमात्र प्रतिरक्षी है जो आवल का मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा, जिससे एक शिशु मां के गर्भ से बंधा रहता है, आवल, या इसको कहते हैं प्लेसेंटा। आईजीजी प्रतिरक्षी एकमात्र प्रतिरक्षी है जो आवल या प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाती है। यानी यह एक ऐसी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाती है और जो भ्रूण है उसकी सुरक्षा करने का काम करती है। तो ये भी लाइन नोट कर लो, यह प्रतिरक्षी भ्रूण की सुरक्षा का कार्य करती है। एक लाइन और लिख देना, एक लाइन और लिख दो। रक्त के सीरम में प्लाज्मा, रक्त के सीरम में आईजीजी प्रतिरक्षी, रक्त के सीरम में आईजीजी प्रतिरक्षी की सांद्रता सर्वाधिक होती है, कि सांद्रता सर्वाधिक होती है। ठीक है बेटा। दूसरी नोट करो, आईजीए इसे कहेंगे इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा। इसमें आप लिखो, यह प्रतिरक्षी मां के दूध में पाई जाती है
यह प्रतिरक्षी माँ के दूध में पाई जाती है जो नवजात शिशु की सुरक्षा करती है, जो नवजात शिशु की सुरक्षा करती है। Only one antibodies IgA found in mother milk। पहली प्रतिरक्षी है जो माँ के दूध में पाई जाती है, IG अल्फा, जो नवजात की सुरक्षा करती है। देन नेक्स्ट नंबर 3, IgE। इसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन। इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन देखिएगा, इसमें आप एक लाइन लिखें, यह प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल व मास्ट कोशिका पर प्रतिक्रिया करती है। मास्ट कोशिका पर प्रतिक्रिया करती है तथा एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। ई का मतलब एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। तो आपने लिखा IgE में इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन में प्राथमिक रूप से यह प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल व मास्ट कोशिका पर प्रतिक्रिया करती है तथा एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। नंबर 4 आप डालो IgM। इसमें आप लिखोगे यह प्रतिरक्षी प्रतिजनकी अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। इसकी संरचना पंचलक होती है। देखो इन सब में बता दूं मैं, ये जो 5 प्रतिरक्षियां हैं इन सब में ये IgM है, ये पंचलक है, और IgA द्विलक है। IgM पंचलक और IgA द्विलक।
बाकी सब एकलक होती है, बाकी सब एकलक होती है। नंबर 5, पांचवा आप डालें IgD। IgD इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा, इसमें भी एक लाइन लिख लें, यह प्रतिरक्षी जो फैगोसाइट, यह प्रतिरक्षी भक्ष्यकाणु कोशिकाओं को प्रेरित करती है। भक्ष्यकाणु कोशिकाओं को प्रेरित करती है। ठीक है बेटा, तो यहां हमने पढ़े प्रतिरक्षी के कार्य। इन कार्यों में से देखिए एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक डालोगे आप प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। देखिए बेटा, बड़ा क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से आएगा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसकी संरचना में से भी क्वेश्चन बन जाता है। यदि हम बात करें, ये जो प्रतिरक्षी है, इसका जो आकार होता है वो अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है, अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है। इसके अंदर यदि देखें तो हम चार संरचनात्मक इकाइयां हैं, 4 संरचनात्मक इकाइयां हैं। अब इन इकाइयों में 2 तो है भारी, ये बेटा मैं रफली बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, मैं कहूँ तब आपको लिखना है। 4 इसमें संरचनात्मक इकाइयाँ होती है, 2 तो होती है भारी, भारी मतलब हैवी, और 2 होती है हल्की, हल्की मतलब लाइट। ठीक है, तो एक भारी और एक हल्की, एक भारी और एक हल्की मिलकर बनाती है HL यानी हैवी लाइट द्विलक। दोनों मिलकर श्रृंखला, एक भारी और एक हल्की मिलकर क्या बनाती है? द्विलक बनाती है, और 2 द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी अणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसकी शेप बताता हूं। देखो, अंग्रेजी का बाई अक्षर, तो यहां हम देखें तो इसकी जो शेप है, ऐसे बनती है बाई अक्षर की तरह। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अंदर ऐसे शिफ्ट करने के लिए लगा देते हैं, ताकि कोई भी प्रतिजन आकर इससे क्रिया करे तो इसमें आकर शिफ्ट हो जाए। अंदर इसको डार्क कर लेंगे पूरे को। इसी तरह यहां पर इसको भी आप ऐसे ही डार्क कर लेंगे। तो ये दोनों श्रृंखला कैसी है? भारी है, ये भी और ये भी। अब इसके जो पास में लगेगी वो एक हल्की श्रृंखला होगी। ठीक है, इस तरह वो इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। इस तरह, और इसको आप डार्क कर लें, इसको भी डार्क कर लें। ठीक है, अब ये आपस में जुड़ती हैं, ये दोनों श्रृंखला कैसी है? भारी। तो इसे कहेंगे हम H, इसे कहेंगे L, इसे भी H और इसे L, यानी हैवी एंड लाइट, हैवी और लाइट। आप हिंदी में कह सकते हैं ये श्रृंखला भारी है और ये श्रृंखला हल्की है, और दोनों मिलके बनाते हैं HL द्विलक। अब इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर डाइसल्फाइड बंध होता है, डबल S। डबल S का मतलब है डाई सल्फाइड बंध। ठीक है, ऐसे ही इसको जोड़ने के लिए भी डाइसल्फाइड बंध है, यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बंध है।
दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बंध काम में लिए जाते हैं। जो बड़ी श्रृंखला है इनका एक सिरा होता है कार्बोक्सिलिक और दूसरा सिरा होता है एमीन NH2 यानी जिधर अस्थिर भाग है उधर एमीन समूह होता है और जिधर स्थिर भाग है उधर होता है कार्बोक्सिलिक समूह। तो ये भाग होता है, ये तो होता है अस्थिर, क्योंकि यहाँ पर प्रतिजन प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करते हैं। ये तो अस्थिर भाग है। और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है ये स्थिर भाग है, जो स्थायी है, जिसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं होता। ठीक है बेटा। अब हम कहें ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं ये, इन्हें हम कहते हैं प्रतिजन क्रिया स्थल। क्या कहेंगे इनको? प्रतिजन क्रिया स्थल। ये ऐसे स्थान हैं जहां पर प्रतिजन आकर जुड़ते हैं या प्रतिजन इनसे क्रिया करते हैं। उन स्थानों को कहा गया है प्रतिजन क्रिया स्थल। तो आप अब इसकी संरचना को देखो, बारीकी से देखें कि ये प्रतिरक्षी अणु की संरचना है। इसका आकार अंग्रेजी के बाई अक्षर की तरह है। इसमें 4 संरचनाएं हैं, 1, 2, 3 और 4। इनमें ध्रुव श्रृंखला होती है भारी और 2 होती है हल्की। ठीक है। तो एक हल्की और एक भारी मिलकर बनाते हैं एक द्विलक, और ये भी मिलकर बनाते हैं एक द्विलक, और 2 द्विलक मिलकर के पूरी प्रतिरक्षी अणु की संरचना बना लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हम इसको पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। अब ये जो प्रतिरक्षी अणु है जहाँ पर प्रतिरक्षी और प्रतिजन आपस में जुड़ते हैं उसे कहते हैं प्रतिजन क्रिया स्थल। तो जहाँ पर ये जुड़ने की क्रिया होती है प्रतिजन प्रक्रिया की, तो ये भाग होता है अस्थिर, यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये स्थिर भाग है। बाकी का शेष भाग कैसा? स्थिर है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो इस भारी श्रृंखला का जो अस्थिर भाग की तरफ होता है वो एमीन समूह जुड़ा होता है और दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है। अब यदि मैं कहूँ भारी और हल्की श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ, तो ये याद रखने वाली बात है कि प्रत्येक भारी श्रृंखला, प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 एमिनो अम्लों से 440 एमिनो अम्लों से तथा प्रत्येक हल्की श्रृंखला 220 एमिनो अम्लों से बनी होती है। यानी प्रतिरक्षी अणु में 2 श्रृंखला होती है भारी और 2 होती है हल्की। तो जो भारी श्रृंखलाएं होती है उनमें 440 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं और जो हल्की श्रृंखला है उसमें 220 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अब जो भारी श्रृंखला है उस पर जुड़ी होती है कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला यानी COOH। यानी इस श्रृंखला को यानी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अस्थिर भाग और अस्थिर भाग। ठीक है। अब हम बात करें कि ये दोनों भारी श्रृंखलाएं जहां पर जुड़ती है, इस जुड़ने वाले स्थान को कहते हैं हिंज क्षेत्र। जहां ये दोनों श्रृंखलाएं सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ती है उसे हिंज क्षेत्र कहते हैं। और हिंज का मतलब होता है कब्जा। हिंज का मतलब कब्जा, यानी लचीले होने के कारण यहाँ से प्रतिरक्षी अणु यानी अभिक्रिया करने में मदद
करता है। ठीक है बेटा। अब यदि हम देखें यहाँ पर ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी कैसे, हल्की और भारी सभी श्रृंखलाएं डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। हल्की व भारी श्रृंखलाएं डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। तो ठीक है बेटा, इस संरचना के अंदर आपने इसकी संरचना देखी और जो मेन क्वेश्चन बन पाते हैं टॉपिक वाइज उन्हीं को मैंने आपको बताया कि इसमें 4 संरचनात्मक इकाई है, 2 भारी और 2 हल्की। एक भारी और एक हल्की मिलकर द्विलक बनाता है HL द्विलक, और 2 द्विलक मिलकर एक संरचना बनती है। तो बेटा इसमें से कोई बड़ा टॉपिक तो आएगा नहीं, छोटे छोटे टॉपिक के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ हमने पढ़ा प्रतिरक्षी अणु की संरचना या प्रतिरक्षी की संरचना। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो बेटा हम बात करेंगे रक्त और रक्त समूह। रक्त और रक्त समूह। तो बेटा सबसे पहले हम जानेंगे रक्त क्या है। ठीक है, तो हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो रक्त है वो मानव शरीर के अंदर देखें तो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त मानव शरीर में एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। यह गाढ़ा, चिपचिपा या लाल रंग का होता है। लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण रक्त का रंग लाल होता है, और यह जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यदि हम बात करें रक्त की, तो रक्त 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। तो प्लाज्मा रक्त में ही पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है जिसकी मात्रा लगभग 55% होती है। यह प्लाज्मा एक निर्जीव तरल माध्यम है तथा इस प्लाज्मा के अंदर रक्त कणिकाएं पाई जाती है। तो रक्त कणिकाएं जो पाई जाती है वो तो जीवित होती हैं, और जो प्लाज्मा होता है वो निर्जीव तरल होता है। प्लाज्मा आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने तथा विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाने का कार्य करता है। यानी जो प्लाज्मा है, तरल है, ये क्या करता है कि आंतों से अशोषित पोषक तत्व को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने और वहां से जो हानिकारक पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों को लाने का कार्य करता है। ठीक है। तो इसके अलावा भी देखिए हम, तो रक्त के बहुत सारे कार्य हैं। रक्त हमारे शरीर के तापमान का नियमन करता है। रक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त हमारे शरीर में बनने वाले विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन करने में सहायक है। और रक्त का जो पीएच मान है वो लगभग 7.4 है। कितना है? 7.4। इस पीएच वैल्यू पर हमारा शरीर ठीक प्रकार से काम करता है। हमारी सभी उपापचयी क्रियाएं ठीक से संचालित रहती हैं। तो बेटा पहले रक्त के बारे में थोड़ा सा आप लिख लें, पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट लिखें आप रक्त में।
लिखिए यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा पॉइंट, रक्त मानव शरीर में गैसों का विनिमय करता है, अर्थात O2 व CO2 का परिवहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त मानव शरीर में पोषक पदार्थों, खाद्य पदार्थों, विभिन्न प्रकार की औषधि, आवश्यक पदार्थों का परिवहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रक्त उपापचयी क्रियाओं के बाद बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। एक पॉइंट और लिखना, रक्त का पीएच वैल्यू नेक्स्ट पॉइंट जो भी पॉइंट है वो लिखना, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है। इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। और लिखना एक पॉइंट, रक्त हीमोग्लोबिन से क्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों, मुख्यतः ऑक्सीजन,
के परिवहन में सहायक है। एक पॉइंट और नोट करिए। देखिए बेटा, हम कहें तो रक्त के अंदर देखो जो प्लाज्मा है और उस प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं और इन सब का काम भी विभिन्न प्रकार का है, अलग अलग है, और ये सब मिलकर के मानव शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो बेटा एक लाइन और लिख लेना इसमें, रक्त में उपस्थित WBC, रक्त में उपस्थित WBC मानव शरीर की, रक्त में उपस्थित WBC मानव शरीर की रोगों से सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती है। एक लाइन और लिख देना, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स रक्त वाहिनियों की सुरक्षा, रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा रक्त स्त्राव को रोकने का कार्य करती है, रक्त स्त्राव को रोकने का कार्य करती है। तो बेटा आपने ये विभिन्न प्रकार के कार्य पढ़े रक्त के, और रक्त के कार्य बेटा चैप्टर नंबर 2 में भी है और चैप्टर नंबर 4 में भी है। तो आप चाहे चैप्टर 4 में पढ़ो चाहे चैप्टर 2 में पढ़ो, रक्त संबंधी क्वेश्चन दोनों में समान है। इसलिए आप ये नहीं करेंगे पार्ट 2 में भी हम इसको पढ़ेंगे, पार्ट 4 में भी हमने इसको पढ़ा, तो टॉपिक वही है। रक्त के कार्य आए तो आपको इसी तरह लिखना है। आगे मैं इसके प्रकारों की बात करूँगा कि रक्त में रक्त 2 प्रकार के पदार्थों से बना है, प्लाज्मा, रुधिराणु। प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो बेटा इन सब के बारे में मैं बात करूँगा, आप टॉपिक वाइज इसी तरह पढ़ते जाएं और इनको सॉल्व करते जाएं। जो समझ में नहीं आए वो मेरे से आप पूछ लें, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच।